जी, वेलकम टू क्लास। दिस इज BESC 131। ठीक है, शिक्षा का और प्रयोजन हम इसमें पढ़ रहे हैं। एजुकेशन, नेचर, कंसेप्ट एंड प्रोस्पेक्टिस। ठीक ठीक बताया मैंने शगुन जी? शगुन जी क्या था पूरा ठीक से नाम बताया मैंने? एजुकेशन, नेचर। हाँ, ओ सॉरी सॉरी। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव्स। ठीक है, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, शिक्षा के अति अभिकरण। ठीक है, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, शिक्षा के अभिकरण। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। शिक्षा के अभिकरण, परिचय, उद्देश्य इसमें देखेंगे। शिक्षा के अभिकरण के अर्थ एवं वर्गीकरण को समझेंगे। शिक्षा के अभिकरण, वर्गीकरण, शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में सपरिवार के रूप में परिवार, बच्चे के विकास, शिक्षा में परिवार की भूमिका। म्यूट करें, म्यूट कर लीजिए। हाँ, बच्चों को बुलवाओ इंग्लिश, वो तो हिंदी मीडियम ही है। ठीक है जी। जी, अब हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार, बच्चे के विकास एवं शिक्षा में परिवार की भूमिका। शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय। ठीक है, अब हम शिक्षा का अभिकरण इसमें हम पढ़ रहे हैं सारा, और इस प्रकार से हम यहाँ पर पहुंचते हैं परिचय पर। जी, हम शिक्षा का अभिकरण पढ़ रहे हैं। शिक्षा के आपने देखा होगा भिन्न भिन्न रचनाओं की संरचना में हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एजुकेशन के बारे में एजेंसी की तरह हम इसको पढ़ रहे हैं। जी, थर्ड इकाई है। सगुन जी क्या है इसका टाइटल क्या है आपका थर्ड यूनिट का? बता दीजिए। थर्ड यूनिट का टाइटल है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। हाँ, एजेंसीज। एजुकेशन किस किस एजेंसीज से मिल सकती है जी। और उस एजेंसीज में जो आते हैं वो आते हैं स्कूल, कम्युनिटी, स्टेट, मीडिया। ये सब हमारे एजेंसीज है। तो इसमें फैमिली का क्या रोल है एजेंसी ऑफ एजुकेशन में, स्कूल का क्या रोल है, कम्युनिटी मतलब सोसाइटी का क्या रोल है, और स्टेट का क्या रोल है, हमारा मीडिया का क्या रोल है, वो इस वाले यूनिट में वो बताया है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। जी, अब उसको हम करें, मैं करता हूँ। ठीक है, प्रत्येक समाज यह चाहता है कि उसका ज्ञान, उसकी संस्कृति, परंपरा आदि परिशिक्षित रहे, परिशिक्षित एजुकेशन रहे, और साथ ही साथ भविष्य के सदस्यों तक प्रसारित रहे। ज्ञान और संस्कृति का परीक्षण कई सामाजिक संस्थानों जैसे कि परिवार, विद्यालय, समुदाय आदि के स्थान द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, विद्यालय में प्रवेश से पहले बच्चे परिवार में कई चीजें सीखते हैं। जब वे परिवार के सदस्यों के साथ अंतरक्रिया करते हैं तथा उनके द्वारा परिवार में की गई गतिविधियों का अवलोकन करते हैं। अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनसे सीखते हैं। उसी प्रकार से समुदाय यानी कि कम्युनिटी के अंदर, विद्यालय के अंदर तथा मीडिया भी, मीडिया मतलब रेडियो, टेलीविजन, अखबार, सोशल मीडिया, FB, इंस्टा पे क्या देखते हैं? काला कच्चा बादाम, तो वही देखेंगे, वही सीखेंगे फिर, है ना? ये सभी सामाजिक संस्थान शिक्षा के अभिकरणों के रूप में समाज द्वारा अपेक्षित शैक्षणिक कार्य को करते हैं। ठीक है, यहाँ तक? कुछ गलत बताऊं तो बता देना। ठीक है, इस प्रकार का प्रयोजन शिक्षा के उपरोक्त 5 अभिकरणों की भूमिका का कार्य करते हैं। 5 तरह की एजेंसियों के बारे में बताया गया है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के बारे में। ठीक है जी, करना है तथा यह कि कैसे ये अभिकरण बच्चों, ये जो एजेंसीज हैं एजुकेशन के, व्यक्तित्व को आकार प्रदान करने में सहायक हैं। उपरोक्त अभिकरण अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक अभिकरण अन्य अभिकरणों से जुड़ा हुआ है। सभी उपरोक्त अभिकरण बच्चे के विकास के लिए साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसलिए प्रस्तुत इकाई शिक्षा के अभिकरणों के बीच अंतरक्रिया पर भी चर्चा करेगी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट जो है शिक्षा के अभिकरण यानी कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्या है इस यूनिट को पढ़ने का? इस इकाई के अध्ययन के पश्चात यानी कि जब हम इस यूनिट को पढ़ेंगे, आप समझ पाएंगे शिक्षा के अभिकरणों के अर्थ को, परिभाषित कर सकेंगे एजेंसीज के बारे में, एवं वर्गीकृत कर सकेंगे, क्लासीफाई मतलब उनको अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर सकेंगे। शिक्षा के विभिन्न
अभिकरण यानी जो एजेंसीज हैं, जैसे कि बच्चों के परिवार, विद्यालय, समुदाय, राज्य की भूमिका, उसके स्टेट गवर्नमेंट होती है ना वो भी, तथा संचार माध्यम यानी कि संचार माध्यम यानी मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह, बच्चों की शिक्षा में भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे तथा शिक्षा के अभिकरणों के बीच के अंतर क्रिया को विश्लेषित कर सकेंगे। ठीक है जी, ये आपका उद्देश्य था। अब शिक्षा के अभिकरण को समझते हैं एवं को उसको वर्गीकृत भी करेंगे। इकाई 1 में हमने यह व्याख्या की है कि शिक्षा एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है। यह एक मानव के जन्म से प्रारंभ होती है तथा उसकी मृत्यु तक जारी रहती है। समस्त जीवन काल के दौरान मनुष्य कई संस्थाओं से संपर्क में आते हैं। वे इन संस्थाओं के माध्यम से शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इन संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। शिक्षा के इन अभिकरणों को सब परिवार, विद्यालय, समुदाय, राज्य, मीडिया तथा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। भाटिया 1994 के अनुसार समाज ने शिक्षा के कार्यों में के निष्पादन के लिए कई विशिष्ट संस्थाओं को विकसित किया है। संस्था को विकसित किया मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कॉलेज वगैरह बनाए, यूनिवर्सिटीज वगैरह बनाई। ये संस्थाएं शिक्षा के अभिकरण के रूप जाने जाते हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं शिक्षा की औपचारिक संस्थाएं हैं, जबकि अन्य शिक्षा की अनौपचारिक संस्थाएं हैं। अगले खंड में हम शिक्षा के अभिकरणों को वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगली खंड में हम शिक्षा के अभिकरणों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण मतलब बांटना, क्या करना, बांटना। शिक्षा के अभिकरणों का जैसा कि ब्राउन, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ब्राउन 1900 ने उल्लेख किया कि सक्सेना ने उद्बोधित किया कि शिक्षा अभिकरणों का वर्गीकरण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। आइए हम शिक्षा के अभिकरणों के कुछ महत्वपूर्ण वर्गों पर चर्चा करें। शिक्षा के विवरण क्या है? औपचारिक शिक्षाएं, अनौपचारिक संस्थाएं। संस्थाओं की बात करें, औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं। विद्यालय के पुस्तकालय, चित्र प्रदर्शनी, खेल, सिनेमा, रेडियो तथा टीवी पर शैक्षणिक कार्यक्रम, ये सब। अनौपचारिक संस्थाएं क्या? परिवार, समुदाय, धर्म, बाजार स्थल, मेले तथा प्रदर्शनियां, विभिन्न मीडिया मुक्त स्थल, खेल आदि। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं शिक्षा के अभिकरण। सक्रिय संस्थाएं और निष्क्रिय संस्थाएं। विद्यालय, परिवार, ये सब एक्टिव है। ठीक है, समुदाय, धर्म, राज्य, राजनीति, क्लब, खेलकूद, मनोरंजन कार्यक्रम आदि। निष्क्रिय मतलब सिनेमा, टीवी, रेडियो, समाचार पत्रिकाएं, बाजार स्थल। मतलब निष्क्रिय मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा हम इन सब चीजों से भी सीखते हैं। शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, औपचारिक, अनौपचारिक, व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक। इसको बता सकते हैं सगुन जी। तो सगुन जी, क्या नाम है आपका जी, बताएं। सर, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है कि क्या ये औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक यानी कि नॉन कमर्शियल। फॉर्मल में स्कूल, रिलीजन, हमारा धर्म, इंस्टीट्यूट, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, जू, आर्ट गैलरीज, ये सब आते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं। और इनफॉर्मल में आती है फैमिली, स्टेट हमारा, जनरल गेम्स, कम्युनिटी और सोसाइटी। कमर्शियल में आ गया आपका रेडियो, टीवी, सिनेमा, क्लब्स, थिएटर्स, न्यूज़पेपर, प्रेस यानी कि मीडिया एक्सेट्रा। और नॉन कमर्शियल में आ गया स्पोर्ट्स क्लब, सोशल वेलफेयर सेंटर्स, ड्रामेटिक क्लब, स्काउट एंड गाइड, यूथ क्लब, एडल्ट एजुकेशनल सेंटर। जी, जी। अब यहाँ पर ये बहुत बढ़िया, अच्छा से एक्सप्लेन हो गया है। दिव्या जी, आप यहाँ से रीडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, जी दिव्या जी, आप यहाँ से अब रीडिंग स्टार्ट कीजिए।
सर इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि जो मैंने ऊपर बताया था ये उसी को नीचे लिखा हुआ है बस। अच्छा अच्छा। उसी का सेम, हाँ उसका सेम हाँ एक्सप्रेशन बस रिटर्न है, वो मैंने आपको वर्बली बताया था, ठीक इसमें है, तो रिटर्न है। थैंक यू सगुन जी, हाँ थैंक यू सो तो मच। ठीक है, ये हो गया। और क्या बोलते हैं, जो है अब यहाँ से हम आगे इसको कर देते हैं। ठीक है, शिक्षा के अभिकरण से क्या तात्पर्य है, इसको भी चर्चा करना है अभी, क्योंकि एग्जाम में देखो यहीं से आएगा, एग्जाम में कहीं और से तो आएगा नहीं। एग्जाम में रोल्स आ सकते हैं, जैसे फैमिली का क्या रोल है एजुकेशन एजेंसी के मतलब प्रश्न थ्रू, जो आएंगे ना 100%, टीचर्स ये का जो क्या, हाँ। बुक, ये जो बुक के अंदर है ना, शिक्षा के अभिकरण से क्या तात्पर्य, यही एज इट इज पूरा यही उठ के आएगा एग्जाम में 100%। ठीक है, यही आएंगे एग्जाम में, यही बीच बीच में से उठाएंगे। परिवार, थोड़ा बहुत अंतर वो कर सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, जैसे अब शगुन जी ने बताया कि परिवार का क्या रोल हो सकता है उसमें, ऐसे आगे पढ़ें इसको, ये इसके ऊपर चर्चा कर लें थोड़ा, इसका उत्तर। ये देखिए बच्चे है ना, क्या नाम है इनका, शगुन जी, जी। इन बच्चे का नाम क्या है? लेख्या। लेखिका, लेख्या। लेख्या। हम्म, अच्छा, कौन है 3 ये? साल की है सर, अभी मेरी बेटी है। अरे वाह, जो है लेख्या, नाम बड़ा यूनिक रखा है नहीं आपने। लेख्या मतलब एजुकेटर, लेख पढ़ने से रिलेटेड, अरे बहुत बढ़िया। मैथमेटिशियन। अच्छा अच्छा जी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, कौन जो है ये इसका उत्तर दे सकते हैं? इसका अभी शिक्षा के अभिन्न का तात्पर्य परिवार एवं विद्यालय पर समुदाय को शिक्षा का सक्रिय अभिकरण क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या करना, ये चीज नहीं देना उत्तर। जी इसको कंटिन्यू करें। जी दिव्या जी आगे पढ़े, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपकी दिव्या जी आपकी वॉइस नहीं आ रही अभी हम तक। जी हाँ बोलिए। नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, आप देखो। चलिए अफसा जी पढ़ेंगे, ठीक है, अफसा जी पढ़ें। दिव्या जी आपकी वॉइस नहीं आ रही, चलो दोबारा ज्वाइन करेंगे वो। अफसा जी आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। सर मैं रीडिंग करती हूँ। शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में परिवार। परिवार मानव की सबसे पुरानी, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूलभूत इकाई है। परिवार जन्म के प्रारंभ से ही बच्चे का पोषण करता है, यहाँ तक कि तब से जब वह माँ के घर में होता है। एक परिवार ऐसे सदस्यों से बना होता है जो एक दूसरे के साथ विभिन्न तरीकों से पारस्परिक व्यवहार करते हैं। एक बच्चा एक परिवार में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सदस्यों के संपर्क में आता है और उनसे संस्कृत परंपराओं, मूल्यों आदि को सीखता है। इसलिए परिवार को बच्चे का पहला विद्यालय कहा जाता है। बच्चे का समाजीकरण परिवार से प्रारंभ होता है, जहाँ वह परिवार के सदस्यों से बहुत सारे सामाजिक मूल्यों को सीखता है या सीखती है। यह बच्चे के व्यक्तित्व की बुनियाद रखने में शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक एवं भौतिक आयामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक परिवार के निम्नलिखित गुण होते हैं। परिवार सार्वभौमिक होता है, यह पूरी दुनिया में पाया जाता है। एक परिवार में एक निश्चित संख्या में लोग होते हैं जो साथ रहते हैं और उनमें आपस में रक्त संबंध अथवा अन्य प्रकार का संबंध होता है। एक परिवार समाज का एक लघु रूप होता है। समाज के मूल्यों को परिवार के द्वारा अंगीकृत किया जाता है एवं अभ्यास में लाया जाता है। परिवार बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाकर उनसे व्यक्तित्व को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार में रहकर बच्चे में जिम्मेदारी का भाव आता है। सामान्य परिवार के वयस्क
सर ऊपर कीजिएगा। वयस्क सदस्यों के पास बच्चों की तुलना में अधिक बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। परिवार बच्चों में वांछित सामाजिक मूल्यों अंतर्निहित करने के लिए शिक्षा के सक्रिय अभिकरणों में से एक है, जिससे कि वे एक प्रभावी सामाजिक जीवन जी सके। परिवार वह पहला संसाधन है जहां बच्चे को समाज का सदस्य होने की औपचारिक मान्यता प्राप्त होती है। बच्चे के विकास एवं शिक्षा में परिवार की भूमिका। परिवार बच्चे के विकास एवं शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होता है। परिवार में ऐसे सदस्य होते हैं जो बच्चे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तथा उसके विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। परिवार के प्रमुख शैक्षिक कार्य निम्नलिखित हैं। ये बच्चे में सकारात्मक रवैया अंतर्निहित कर नैतिक तथा सामाजिक मूल्य विकसित कर एवं मानसिक संवाद के लिए वांछित कौशलों का विकास कर उन्हें शिक्षित करता है। ये बच्चे को समाज की संस्कृति, परंपरा तथा रिवाजों सिखाता है और साथ ही उन्हें ये साथ के एहसास, प्रेम तथा एक साथ रहने का भाव सिखाता है। बच्चे के शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकास में सहायता करता है। ये बच्चे के समाजीकरण को सुगम बनाता है। ये बच्चे की अभिरुचियों की पहचान करता है तथा उसके अनुरूप उसे उसकी अभिरुचियों को विकसित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। ये न केवल बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराता है बल्कि उसे भविष्य के जीवन के लिए भी तैयार करता है। ये बच्चे को औपचारिक विद्यालय शिक्षा के लिए तैयार करता है। आइए हम बच्चे के सर्वांगीण विकास में परिवार की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सर थोड़ा नीचे करिएगा। शारीरिक विकास। बच्चा अपना बचपन परिवार के साथ बिताता है। बाल्यकाल के दौरान प्राथमिक स्तर पर बच्चे के शारीरिक जी, अरे मेरी वॉइस क्लियर है? जी, जी ये शारीरिक, ये भारीरिक नहीं होगा, ये कुछ और होगा, शारीरिक होगा। बुक में देखूं सर? सब फिजिकल है, ये शारीरिक। सर शारीरिक ही है ये शायद। हाँ जी जी, आगे कंटिन्यू करें। सर करें रीडिंग? हाँ जी, हाँ स्टार्ट कीजिए। बच्चा अपना बचपन परिवार के साथ बिताता है। बाल्यकाल के दौरान प्रारंभिक स्तर पर बच्चे के शारीरिक विकास पर होनी चाहिए। परिवार को बच्चे के आहार का ध्यान रखना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा सुपोषित है। इसके अतिरिक्त इसे बच्चे को उसके शारीरिक विकास के लिए आयु अनुरूप खेलकूद में शामिल करना चाहिए। सामाजिक विकास। समाजीकरण की पहला कार्य तब होता है जब बच्चे को उसके परिवार से प्यार और दुलार मिलता है। परिवार वह पहली सामाजिक संस्था है जो बच्चे का समाजीकरण करती है। बच्चे का सामाजिक विकास उस प्यार, दुलार, पहचान, सुरक्षा, स्वीकार्यता, स्वतंत्रता आदि पर निर्भर करता है जिस वह परिवार से प्राप्त करता है करती है। बच्चा माता पिता से ये सीखता है कि सही तरीके से व्यवहार कैसे किया जाए। वह माता पिता के दैनंदिन गतिविधियों का भी अवलोकन करता है या करती है जो उसके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। परिवार जिस तरीके का आचरण अपने आप में रखता है वह बच्चे के भविष्य की भूमिका तथा प्रदर्शन को प्रभावित करता है। भावनात्मक विकास। माता पिता का
व्यवहार बच्चे के भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे का पहला भावनात्मक जुड़ाव माता पिता के साथ होता है। स्वीकार्यता का भाव, प्यार तथा अपनापन एवं एक साथ होना परिवार से आता है, जो बच्चे में भावनात्मक परिपक्वता का निर्माण करता है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास की तरह बच्चे का मानसिक विकास परिवार में होता है। शेषावस्था के बहुत प्रारंभिक काल से ही बच्चा विभिन्न संकेतों एवं चिन्हों पोलियो को सीखता है तथा परिवार के दूसरे लोगों की नकल करता है। परिवार बच्चे को औपचारिक रूप से विभिन्न क्रियाओं, खेल तथा कहानियों के माध्यम से शिक्षित करता है। नैतिक तथा धार्मिक विकास, माता पिता बच्चे के लिए पहले प्रेरणा सूत्र होते हैं। माता पिता के मूल्य एवं व्यवहार का आमतौर पर बच्चों द्वारा अवलोकन किया जाता है। माता पिता का व्यवहार बच्चों में एक मूल्य व्यवस्था का सृजन करता है। माता पिता उन्हें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाते हैं। बच्चों के अनैतिक व्यवहार बहुत प्रारंभिक स्तर पर ही माता पिता के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। बच्चों की मूल्य व्यवस्था परिवार द्वारा अभ्यास में लाए जाने वाले नैतिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों के द्वारा विकसित होती है। इनके अतिरिक्त परिवार द्वारा बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यों का संपादन किया जाता है। उनमें देश के प्रति देशभक्ति की भावना का विकास, उन्हें समाज के प्रति उनके कर्तव्य एवं दायित्व को समझना, उनमें मानव जीवन एवं सम्मान के प्रति आदर का विकास करना, उन्हें परिवार के मूल्य एवं संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करने के लिए प्रेरित करना, उनमें लोगों के प्रति, समाज के प्रति अभिरुचि एवं सकारात्मक रवैये का विकास करना। जी, परिवार के किन्हीं 2 गुणों की व्याख्या करनी है आपने। बच्चे के भावनात्मक विकास में परिवार की भूमिका को लिखना है। पूरा पैराग्राफ एज इट इज कॉपी कर दोगे ना तो भी आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है। शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय, एजेंसी ऑफ एजुकेशन हम पढ़ रहे थे ना, एजेंसी एजुकेशन के एजेंसीज के रूप में शिक्षा स्कूल का रोल। जी, दिव्या जी पढ़े। हाँ दिव्या जी। यस सर। हाँ, अब यहाँ से आप कंटिन्यू रीड करें। ओके सर। शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में विद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण औपचारिक अभिकरण है। यह बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करता है। तथा उन्हें समाज के बदल रहे परिदृश्य में स्वयं को समायोजित करने में सक्षम बनाता है। विद्यालय वह स्थान है जहां बच्चा स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त करता है तथा कई चीजें सीखता है। घर एवं परिवार के बाद विद्यालय दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहां बच्चा विभिन्न अधिगम अनुभवों को प्राप्त करता है तथा अपने व्यवहारों को संसाधित करता है। विद्यालय स्कूल शब्द का हिंदी अनुवाद है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हॉल से हुई है, जिसका अर्थ है फुर्सत। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा की गुरुकुल परंपरा थी, जहां छात्रों को शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता था और वे गुरु के साथ आश्रम गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल व्यवस्था में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आमने सामने के संवाद, कथा वचन, अलग प्रकृति के व्यवहारिक गतिविधियों तथा वास्तविक अधिगम के लिए प्रकृति के सानिध्य में होने के माध्यम से संपन्न होती थी। अधिगम के उद्देश्य होते थे जीवन का प्रकृति को समझना तथा मूल्यों की सीखना। यह केवल सूचनाओं को रटने की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि अपने जीवन अभ्यास में इन पर मनन करने की आवश्यक होता था।
लेकिन अब विद्यालय शिक्षा की अवधारणा अलग है। यहाँ शिक्षा के एक औपचारिक केंद्र का घोतक है, जहाँ बच्चों को सामाजिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, नागरिक संरचना, लोकतंत्र, देश, जनसंख्या की इतिहास, भाषाओं, गणित, जीवन वृत्ति आदि के बारे में सिखाए जाने की आवश्यकता होती है। अतः विद्यालय व्यवस्था शिक्षा का एक प्रमुख अभिकरण बन जाती है। बच्चे के विकास एवं शिक्षा में विद्यालय की भूमिका। विद्यालय शिक्षा का एक अभिकरण है तथा यह समाज का एक लघु रूप है। इसमें विभिन्न हितग्राही शामिल हैं, जैसे कि शिक्षक, छात्र, माता-पिता तथा सरकार। विद्यालय की अपनी संस्कृति एवं सामाजिक संरचना होती है। सामाजिकरण भी विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया जो कि परिवार में होती है, वह विद्यालय में विस्तारित होती है, जब वह विद्यालय में प्रवेश लेता या लेती है। सामाजिकरण के अतिरिक्त विद्यालय का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है सांस्कृतिक मानदंडों एवं मूल्यों का नई पीढ़ी में प्रसार। समाज के विभिन्न स्तरों में आने वाले छात्रों से विद्यालय के नियमों और अधिनियमों का पालन कराया जाता है। विद्यालय विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गतिविधियां कराता है, जिससे कि बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए विद्यालय द्वारा बच्चे के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के अर्थ में आधारशिला रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। शिक्षा के बदलते परिदृश्य में विद्यालय द्वारा मुख्य रूप से दो भूमिकाएं निभाई जाती हैं, प्रकटीकरण भूमिका तथा उदयीमान भूमिका। आइए विद्यालय के दो प्रकार की भूमिका पर चर्चा करें। प्रकटीकरण भूमिका। निम्नलिखित प्रकटीकरण भूमिका का निर्वहन विद्यालय द्वारा किया जाता है। प्रारंभिक संस्कृति का प्रसार। शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में विद्यालय द्वारा सामाजिक संस्कृति का प्रसार किया जाता है। एक प्रक्रिया के द्वारा एक समाज की संस्कृति को इसके भविष्य के सदस्यों को हस्तांतरित किया जाता है। बच्चों को संस्कृति, विश्वासों, मूल्यों तथा समाज के मानकों के बारे में सिखाया जाता है। विद्यालय बच्चों को समाज में बेहतर समांजन के लिए स्व अवधारणा, भावनाओं, रवैया तथा वांछित व्यवहारों के विकास में सहायता करते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी विरासत और अपना इतिहास होता है। विद्यालय का प्रमुख कार्य छात्रों को सांस्कृतिक इतिहास एवं समाज की विरासत से अवगत कराना है। यह इतिहास, साहित्य आदि के औपचारिक शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। आधारभूत एवं वृत्तिक कौशलों का शिक्षण। विद्यालय द्वारा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिक्रिया दी जाती है, जहां परीक्षित कामगारों, बुद्धिजीवियों तथा सुनिश्चित नागरिकों की समाज द्वारा की गई मांग को पूरा किया जाता है। विद्यालय व्यक्तियों को वृत्तिक एवं व्यवसायिक कौशलों के विकास के लिए प्रशिक्षित करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति के वृत्तिक क्षमताओं तथा अभिरुचियों की पहचान की जाती है और उन्हें विकसित किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार कौशल आधारित शिक्षा को विद्यालय स्तर से प्रारंभ करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। यहाँ तक कि उच्च शिक्षा पाठ्यचर्या में चयन आधारित क्रेडिट व्यवस्था सीबीएसई के अनुसार क्षमता एवं कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों को भी स्नातक स्तर पर शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य कुशल मानव संसाधन का उत्पादन करता है। चारित्रिक शिक्षा। विद्यालय द्वारा बच्चों में मूल्यों को निर्विष्ट किया जाता है। विद्यालय पाठ्यचर्या में नैतिक शिक्षा को विभिन्न विषयों में समेकित किया जाता है। राष्ट्रीय नायकों की कहानियां भी पाठ्यचर्या का हिस्सा है। विद्यालय का यह दायित्व है वह उच्च नैतिकता एवं चरित्र वाले व्यक्तियों का निर्माण करे। विद्यालय में छात्र नियमों, आम एवं तौर तरीकों का पालन करना सीखते हैं, धैर्य सीखते हैं, विभिन्न मान्यताओं एवं विचारों का सम्मान करना सीखते हैं। विद्यालय द्वारा छात्रों को सदाचार, मूल्यों, नैतिकताओं तथा जीवन कौशलों को भी सिखाया जाता है, जो देश का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए वांछित है।
उपरोक्त पहलू जो विद्यालयों द्वारा सिखाए जाते हैं छात्रों के चरित्र के विकास की ओर ले जाते हैं। उदीयमान भूमिका। विद्यालय द्वारा बच्चों के बीच निम्नलिखित भूमिका का निर्वहन किया जाता है। जीवन कौशलों की शिक्षा प्रदान करता है। आज का समाज विद्यालय से यह अपेक्षा करता है कि वह छात्रों को जीवन कौशलों, आत्म जागरूकता, प्रभावी संवाद, सृजनात्मक चिंतन, समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान क्षमता, तनाव का मुकाबला करना, भावनाओं का सामना करना आदि सिखाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जीवन कौशल अनुकूलन एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए क्षमताएं हैं जो व्यक्ति के दैनंदिन चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने में सक्षम बनाती है। WHO द्वारा 10 जीवन कौशलों को निर्धारण किया गया है जो हैं आत्म जागरूकता, समानुभूति, समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, प्रभावी संवाद, वैयक्तिक संबंध, तनाव का मुकाबला करना तथा भावनाओं का सामना करना। कार्यात्मक साक्षरता को प्रोत्साहित करता है। विद्यालय द्वारा छात्रों में मूलभूत अकादमिक कौशलों का विकास किया जाता है जैसे कि पढ़ना, लिखना और अंकगणित। साक्षरता का सामान्य अर्थ तीन R रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक अर्थात पढ़ना, लिखना और अंकगणित से लिया जाता है। सामान्य साक्षरता को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा छात्रों को कार्यात्मक रूप से साक्षर भी बनाया जाता है। कार्यात्मक रूप से साक्षर में निहित है ज्ञान, कौशल, रवैया तथा मूल्य जिन्हें प्राप्त कर एक व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है तथा समाज में एक सहज जीवन जी सकता है। सृजनात्मक को प्रोत्साहित करता है। विद्यालय बच्चों के सृजनशील मन को पोषित करने वाला वातावरण उपलब्ध कराता है। यह बच्चों को भिन्न सोचने तथा नए विचारों के सृजन के लिए प्रोत्साहित करता है। यह छोटे बच्चों में रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। विद्यालय में परियोजना कार्य जैसे गतिविधियां होती हैं जिसमें वैज्ञानिक नवाचारों के प्रदर्शन द्वारा छात्रों के सृजनात्मकता का प्रदर्शन अपेक्षित होता है। विद्यालय छात्रों को नए ज्ञान के सृजन एवं उसके प्रसार के लिए अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार विद्यालय नूतन मस्तिष्कों, सुविचारों, नवाचारी सोच, वैज्ञानिक अवलोकन, अनुसंधान आदि के लिए एक पालन पोषण करने वाला स्थान है। छात्रों को साथ रहना सिखाता है। डेलोर्स कमीशन 1996 के अनुसार शिक्षा का कार्य एक ही समय में मानव जाति की विभिन्नता तथा उनके बीच की समानताओं के बारे में जागरूकता व सभी मनुष्य की एक दूसरे पर निर्भरता के विषय में सिखाना है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था काल में विद्यालय को इन दोनों बातों के बारे में बताने के लिए अवश्य ही हर अवसर का उपयोग करना चाहिए। विद्यालय वस्तुतः बच्चों को यह अनुमति देता है कि वे अपने साथियों की संस्कृति का पता लगाएं। छात्रों को अन्य संस्कृतियों एवं धर्मों के विचारों का सम्मान करना तथा समूह के अन्य सदस्यों की भावनाओं एवं विश्वासों को स्वीकार करने का रवैया विकसित करना बताया जाता है। विद्यालय बच्चों में धार्मिक समरसता को प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चे समूह के दूसरे के साथ सह अस्तित्व सीखते हैं। यह उन्हें एक ग्रहणशील मन के विकास में सहायता प्रदान करता है। विद्यालय एवं घर के बीच संबंध। माता पिता इस आशा के साथ अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं कि उनके बच्चे ज्ञान प्राप्त करेंगे, आधारभूत कौशल विकसित करेंगे तथा नैतिक मूल्य को मन में बैठाएंगे। बच्चे के विकास में घर तथा विद्यालय के योगदान एक दूसरे पर निर्भर है। यह दोनों अभिकरण बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के शिक्षित करने एवं उनके मूल्य को पोषण के मामले में ये दोनों अभिकरण एक दूसरे पर निर्भर हैं। विद्यालय द्वारा अभिभावक, शिक्षक
बैठकों को आयोजन किया जाता है, जिससे कि वह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालय के विकास से माता-पिता का जुड़ाव एवं उनकी सहभागिता हो। दूसरी ओर घर बच्चों की आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करता है तथा उन्हें विद्यालय के लिए तैयार करता है। घर पर सहायक वातावरण बच्चों के उनके विद्यालय की गतिविधियों में सहभागिता को एवं उन समस्याओं के समाधान को भी प्रभावित करता है जो जिनका सामना बच्चे के द्वारा किया जाता है। इसलिए विद्यालय के साथ-साथ घर द्वारा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में यह अनुशंसा की गई है कि विद्यालय प्रबंध समितियां एसएमसी का गठन किया जाए, जिनके माध्यम से माता-पिता विद्यालय विकास में जुड़ी गतिविधियों में सहभागिता कर सकें तथा विद्यालय एवं घर के बीच बेहतर संबंधों की स्थापना हो सके। यह काफी स्पष्ट है कि बिना घर के सहयोग के विद्यालय अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकते और ना ही विद्यालय के सहयोग के बिना घर। जी दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक यूनिट लगभग खत्म करने के उस पे आ गए हैं। देखिए कुछ प्रश्न भी आए हैं। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यालय एवं घर के बीच संबंध को किस प्रकार सुधार सकते हैं? तो अगर आप शिक्षक हैं दिव्या जी, अगर आप टीचर है तो कैसे सुधार सकते हैं? क्योंकि अभी कहा गया है विद्यालय में बच्चे अच्छे होंगे तो घर अच्छा चलेगा, और घर में बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे तो वो विद्यालय में अच्छे से काम करेंगे, है ना? तो बताइए विद्यालय एवं घर के बीच संबंध किस प्रकार से सुधार सकते हैं? उदाहरण के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग, ये भी एक उसका उदाहरण है ना, जो आजकल होता है। यस सर। विद्यालय द्वारा किन प्रकटीकरण कार्यों को किया जाता है? बताओ विद्यालय क्या क्या काम करता है? बता, पूरा लिस्ट है, आपने पूरा लिस्ट गिनाया था, विद्यालय क्या काम करता है? बताओ विद्यालय क्या क्या करता है, स्कूल क्या क्या करता है, पूरी लिस्ट है यहाँ पे। विद्यालय बच्चों के विद्यालय, ये ना उदासीन भूमिका, ये देखो चरित्र शिक्षा, कौन कौन सी शिक्षा देते हैं? आधारभूत एवं व्यक्तिगत शिक्षा, प्रकटीकरण की भूमिका। अच्छा प्रकटीकरण पूछा था, उदारवादी पूछा था, प्रकटीकरण पूछा था ना? जी दिव्या जी बताएं। यस सर, प्रकटीकरण पूछा है। तो उसमें आप क्या क्या पॉइंट लिखोगे? पारंपरिक संस्कृति का प्रचार करना, आधारभूत एवं व्यक्तिगत कौशल शिक्षण का प्रदान करना, और उनका चरित्र भी निर्माण करना। ठीक है, तो ये हो गया। और उदयमान भूमिका में क्या आएगा? जीवन कौशल का शिक्षण का प्रदान करना, कार्यात्मक साक्षरता को प्रोत्साहित करना, और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, यानी क्रिएटिविटी को प्रमोट करना। छात्रों को साथ रहना भी सिखाता है, छात्रों के साथ रहना, आपस में मिलजुल के रहना। ठीक है, विद्यालय एवं घर के बीच संबंध, ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी थी, तो वो आपने यहाँ पे लिखना था। अगर विद्यालय द्वारा किन प्रकटीकरण कार्यों को किया जाता है, तो लिख दोगे अब आप समझ के? जी, साथ रहने के लिए अधिगम के अवधारणा को समझना था। ठीक है, लिख देंगे साथ। शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में समुदाय, कम्युनिटी के साथ हम कैसे सीखते हैं, है ना? कम्युनिटी यही है सगुन जी, कम्युनिटी हमें कैसे सिखाती है, आसपास समाज से हम क्या सीखते हैं? जी बताएं। कम्युनिटी का रोल होता है लाइक जैसे हमारी अवेयरनेस बताती है बच्चों में, मतलब कि अच्छे के लिए बुरे के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। कल्चर हमारा हमें क्या सिखाता है, रिलीजियस हमारा हमें क्या सिखाता है, वो सब हम अपना कम्युनिटी से, फैमिली से सीखते हैं। जो हमारी फैमिली किसी भी कल्चर को फॉलो करेगी, बच्चा हमें देखकर उसको सीखेगा, फिर वो सोसाइटी में जाएगा, जो सोसाइटी उसको अदर रिलीजन्स के बारे में सिखाएगी, कल्चर के बारे में सिखाएगी, हेरिटेज के बारे में सिखाएगी, जो उससे बाकी रिलीजन्स के बारे में उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो डेवलप होगी, उनको वो सीखेगा, एक्सेप्ट करेगा, प्रैक्टिस करेगा उनकी। तो यही कम्युनिटी का रोल होता है, जो ऑल ओवर डेवलपमेंट में भी एक तरह से काम आती है। जी थैंक यू सगुन जी। हाँ आगे इसको कंटिन्यू करें रीडिंग, अब यहाँ तक क्या क्लास करनी है, अब तक क्या कल करना है? थक गए? जो थक गए वो हैंड रेज करें, या जो नहीं थके वो हैंड रेज करें? कंफ्यूज कर देता हूँ मैं क्वेश्चन पूछ के। टायर्ड पीपल
हैंड रेज करना है या फिर जो अभी एनर्जी है वाले? ये कितने सारी जो एजेंसीज है ना, ये एक दूसरे से ना इंटरकनेक्टेड है। हाँ, यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे अभी सोशल आएगा तो कम्युनिटी भी उसी में आएगी। यहाँ पे जो लाइब्रेरीज वगैरह जो भी बाहर से इंफॉर्मेशन मिलती है स्कूल से अलग, वो कम्युनिटी में आ जाता है। स्टेट आ जाएगा हमारा, हमारे अंदर पैट्रियटिज्म को जगाएगा, हमारे देश के लिए हमें जागरूक करेगा, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके लिए करेगा। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस ये मतलब थोड़ा सा की पॉइंट भी इसमें देखने पड़ेंगे, वरना तो इतना मतलब डीपली पढ़ने से तो नहीं लगती, क्योंकि एक आराम से पढ़ लिया तो वो सारे कनेक्टेड तो है एक दूसरे से। तो की पॉइंट्स अगर हम देख लेंगे ना तो इजीली लिख सकते हैं इसके बारे में। देखिए, एक प्रश्न है कि एक शिक्षक के रूप में आप विद्यालय घर के भी संबंध किस प्रकार ठीक कर सकते हैं? समुदाय किस प्रकार से विद्यालय की गतिविधियों को जोड़ सकते हैं? ठीक है। शिक्षा के अभिकरण के रूप में राज्य, ये राज्य आ गया, ठीक है, स्टेट, इसमें राष्ट्रभक्ति। क्वेश्चन भी इसमें रोल्स के हिसाब से आते हैं। स्टेट का क्या रोल है, एजेंसी मतलब एजेंसी ऑफ एजुकेशन एज अ स्टेट, एजेंसी एजुकेशन ऑफ मतलब कम्युनिटी, फिर स्कूल, ऐसे आएगा जी। मैं तो लिख पढ़ेंगे इसको, राज्य पढ़ेंगे या कौन पढ़ेंगे इसको, ऊपर पढ़ेंगे? इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। विद्यालय के बीच संबंध, ये पढ़ लिया हमने। स्कूल का तो पढ़ लिया, ये सारा पढ़ लिया। कम्युनिटी नहीं पढ़ा ना अभी। कम्युनिटी आएगा ना अब। हाँ, कम्युनिटी, उसका फिर स्टेट राज्य आएगा, ठीक है। शगुन जी ने ना पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पे बस टीचिंग का काम कर रहे हैं बस। अच्छा सा जी। अरे मतलब आपको सैलरी नहीं? मैं जी। हिंदी में आ रहा है ना वो, तो वो उससे थोड़ा सा नहीं नहीं, क्लियर हो देखो, रहा है। आप किससे हमें हम गलती करते तो आप समझा रहे हो हमें, मतलब बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो आप जैसे अभी कंटिन्यू करें, फिर हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड कंटिन्यू। ओके, नाउ दिव्या जी ने बहुत अच्छा रीड किया। आप कौन पढ़ेंगे? देखिए, माधुरी जी जानते हैं, विजय दीक्षित जो है वो हमारी क्लास ज्वाइन करती है, किसी को पता नहीं है बात, ठीक है। ये देखिए, माधुरी जी जानते हैं आप, सबने सुना होगा। यस सर, मैंने देखा है। आपने देखा है माधुरी जी को? नहीं, मतलब क्लास में जो आए। अरे ये आपने बोलना नहीं था ना। नहीं देखा सर। हाँ, मतलब ये वो वाली माधुरी है जो जो मुंबई में रहती है ना। ओके सर, यस सर, यस। वहीं से ज्वाइन करते हैं। नो सर, मैं वो माधुरी नहीं हूँ। अरे बोलना नहीं था, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो है, ठीक है, आप लोकल माधुरी, असली वाले नहीं हो ना, ठीक है। चलिए, सब असली असली हैं, पढ़ते हैं यहाँ से। हम पढ़ेंगे कम्युनिटी, पढ़ेंगे स्टेट, फिर उसके बाद राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। कौन पढ़ेंगे, हैंड रेज कर सकते हैं। कौन नहीं थक गए हैं, बताएं। शगुन जी थक गए आप? आपने तो पढ़ाई नहीं है। अफसा जी और दिव्या जी, ये दोनों थक गए। से हिंदी का इतना मतलब मैं पढ़ नहीं सकती ना, चलिए, बीच बस एक, बीच में ठीक है, गलती हो जाएगी। हाँ ठीक है। अफसा जी कह रही है मैं पढ़ेंगे, ठीक है। अफसा जी पढ़ो आप। जी अफसा जी। शिक्षा के एक वितरण के रूप में समुदाय। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिटी शब्द दो अलग अलग शब्दों को कौम तथा म्यूनिस के मिलने से बना है, जिसमें कौम का अर्थ है एक साथ होना तथा म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। इस प्रकार नहीं, कम्युनिटी गलत है ये कम्युनिस्ट तो होता है ना जो मोमोज के साथ खाते हैं। सर ये तो लिखा है। हाँ, वो तो ये मोमोज के साथ नहीं खाते, वो नहीं है। नहीं सर, नहीं। ठीक है, ठीक है। म्यूनिस का अर्थ क्या हुआ, सेवा करना, और कॉम का अर्थ क्या हुआ, एक साथ रहना। जी, कम्युनिटी बोलते हैं ना जी। प्रकार कम्युनिटी शब्द का अर्थ है एक साथ सेवा करना, लोगों का एक समूह जिनमें रहने के तरीकों, सिद्धांतों एवं विचारों में एक रूपता होती है, उसे समुदाय कहते हैं। जिन वर्ग के अनुसार समुदाय को एक ऐसे समूह के रूप में समझना चाहिए जो एक समान जीवन जीता है।
जिसमें अनंत विभिन्नताएं तथा रिश्तों की जटिलताएं शामिल हैं, जो एक सामान्य जीवन का परिणाम होती है। स्वरूप सक्सेना 2009 में सर ऊपर कीजिएगा। समुदाय को समुदाय के रूप में माना जाता है क्योंकि समुदाय अपने सदस्यों को विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह विद्यालयों की स्थापना द्वारा औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराता है तथा साथ ही यह वयस्कों के लिए शाम के समय में चलने वाले शिक्षा केंद्र स्थापित कर गैर औपचारिक शिक्षा भी उपलब्ध कराता है। समुदाय अपने सदस्यों को सभी प्रकार के अनौपचारिक अधिगम अनुभव भी उपलब्ध कराता है। इसलिए समुदाय द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों को समाज का लघु रूप भी कहते हैं। जैसा कि पिछले खंड में उल्लेख किया गया है, ये शिक्षा का अधिकार कानून 2009 प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबंध समिति SMC के गठन की अनुशंसा करता है, जिस लक्ष्य एक मिनट सर। जिसका 2009 प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबंध समिति MSMC के गठन की अनुशंसा करता है, जिसका लक्ष्य समुदाय को विद्यालय के करीब लाना तथा अच्छे विद्यालय समुदाय संबंध स्थापित करना है। बच्चे के विकास एवं शिक्षा में समुदाय की भूमिका। समुदाय शिक्षा का एक अनौपचारिक अभिकरण है। समुदाय परिवार की तुलना में एक बड़ी सामाजिक इकाई है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि समाजीकरण संस्कृति के बारे में जागरूकता, हम की भावना का विकास तथा नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा उपलब्ध कराना परिवार के मुख्य कार्य है। समुदाय बेहतर समाज का एक अंग है तथा परिवार समुदाय का एक अंग है। समाजीकरण समुदाय का प्रमुख कार्य है। समुदाय के कई आयोजनों जैसे कि विवाह, त्योहार आदि में शामिल होकर बच्चे मूल्य, व्यवस्था तथा सामाजिक संस्कृति के बारे में जानते हैं। समुदाय के माध्यम से बच्चे रीति रिवाजों तथा परंपराओं को सीखते हैं, जो उनके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। शिक्षा में समुदाय की भूमिका। जैसा कि चर्चा की गई, समाजीकरण समुदाय का प्रमुख कार्य है। विद्यालय भी समुदाय का एक हिस्सा है। विद्यालय से अंतःक्रिया कर एवं इसके गुणवत्ता में सुधार कर समुदाय एक सक्रिय भूमिका निभाता है। समुदाय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सारे प्रयास करता है। यह बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अस्पतालों, पार्कों तथा खेल के मैदानों की स्थापना करता है। समुदाय द्वारा चिड़ियाघर, पुस्तकालयों आदि की स्थापना का उत्तरदायित्व भी लिया जाता है, जो बच्चों के जीवन एवं गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। हर समुदाय में नेतृत्वकर्ता एवं कार्य करने वाले होते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी भावी पीढ़ी उनका अनुसरण करे। डेलोर्स कमीशन 1996 के अनुसार शैक्षिक सुधारों की इस सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख पक्षों में सर्वप्रथम एक स्थानीय समुदाय, जिसमें माता पिता, विद्यालय प्रमुख तथा शिक्षक शामिल है। पूर्ण शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में समुदाय को विद्यालय प्रबंधन समिति SMC के माध्यम से दी गई प्रमुख भूमिका है। विद्यालय विकास योजना को तैयार व लागू करना, जिसमें विद्यालय के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। ये स्वाभाविक है कि स्थानीय समुदाय विद्यालय के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुदाय चाहता है कि इसके सदस्य जिम्मेदार नागरिक बने तथा राष्ट्र की उत्पन्नता में योगदान दे। इसलिए शैक्षिक विकास विद्यालय संबंधित प्रक्रियाओं में समुदाय की प्रभावी सहभागिता पर निर्भर करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय द्वारा निम्नलिखित भूमिकाओं का निर्वहन भी किया जाता है। बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना करता है। विद्यालय विकास योजना तैयार करने के लिए विद्यालय के अधिकारियों के साथ सक्रिय सहभागिता करता है तथा इसके क्रियान्वयन पर करीब से नजर रखता है। विद्यालय के आधारभूत संरचना, मानव संसाधनों के विकास तथा
विद्यालय के विकास की विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्त की उत्पत्ति को सहयोग प्रदान करता है। विद्यालय को शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल आधारित शिक्षा के लिए समर्थन प्राप्त करता है। विद्यालय एवं समुदाय के बीच संबंध अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें घर, विद्यालय, समवय, समूह, समुदाय आदि शामिल है। एक सामाजिक संस्था तथा समाजीकरण के एक अधिकार के रूप में विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह समुदाय के साथ अच्छे संबंध रखे। समुदाय स्वयं को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में शामिल कर सकता है तथा पाठ्यचर्या की गतिविधियों में भी योगदान दे सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005-88 के अनुसार बच्चे की शिक्षा एवं अधिगम की दुनिया में समुदाय की सहभागिता को अनुमति होनी चाहिए कि वह बच्चों को ये इसमें आपने बोला पृष्ठ 88 भी पढ़ लिया आपने। अभी हम कौन से पेज पढ़ रहे हैं? पचपन पढ़ रहे हैं। तो आप इन्होंने कहा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 88, लेकिन आपको पता है राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी दोबारा से बदल रही है 2005 के बाद। अभी दोबारा से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा पूरी तरीके से 0 से लेके NKG से लेके ग्रेजुएशन तक दोबारा से चीजें सफल हो रही हैं। पता है किसी को? पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पता है? NEP नहीं पता किसी को? NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2022 या 23 से पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यानी कि 2023-24 जो सेशन होगा ना उसमें पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जी कंटिन्यू करें। किसी को नहीं मालूम? कोई पता तो होगा, बस थोड़ा पता होगा ना। माधुरी जी कुछ कह रहे हो आप? रीड करेंगे आप? चलिए हाँ कंटिन्यू कीजिए आप अफसा जी। ये पृष्ठ 2005-88 पृष्ठ 2005 है ना, ये 2088 में लिखा होगा। इस दिव्या जी बताएं आप। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या मतलब हुआ है? मतलब जैसे अभी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे दिव्या जी ने पूछा, अभी हम जो पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, 0 से लेके KG तक कुछ होता है ना, फिर हम 1 से लेके 5 तक प्राइमरी, 8 से लेके 10 तक सेकेंडरी, और 10th और 12th को सीनियर सेकेंडरी, फिर 3 साल का हम ग्रेजुएशन करते हैं, 4 साल का, फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं PG, है ना। इस तरीके से चलते हैं। लेकिन अब ये पूरा सिस्टम बदल रहा है, अब ये पूरा कट जाएगा पूरा, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा क्लियर। अब आएगा पता नहीं क्या आएगा, वो मैं कल आपको बताऊंगा। उसमें मतलब ये सारा जो सिस्टम है ना, ये चीजें नहीं होंगी अब, ठीक है। कल आप करके आना। कल दिव्या जी ये आपका काम होमवर्क है, आप ये सारी चीज कल समझोगे। न्यू NEP आपका काम है कल NEP एक्सप्लेन करना क्लास में, और विद एज के हिसाब से एक्सप्लेन करना कि कौन सी एज में बच्चा कहाँ पे होगा। मतलब एज 0 एज होगी तो क्या होगा, 2 साल का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और जब 20 साल का होगा तब क्या होगा, और एज के हिसाब से आपका होमवर्क है ये। NEP को समझा, NEP समझना और समझाना, ठीक है जी। ओके जी कंटिन्यू करें आगे। अफसा जी पढ़ रही थी। इतिहास एवं पारंपरिक ज्ञान का हस्तांतरण करें, जबकि विद्यालय समीक्षात्मक चिंतन तथा जो भी वांछित हो उसे प्रोत्साहित किया जाए। एक बार में ये ना यहाँ पे आपका लाइन ठीक नहीं हो पाई थी। बच्चों को मौखिक इतिहास एवं पारस्परिक ज्ञान का हस्तांतरण करें, यानी कि हस्तांतरण मतलब एक जो बड़े लोग होते हैं अपने छोटे बच्चों को एजुकेशन को ट्रांसफर करते हैं। पारंपरिक ज्ञान हस्तांतरण करें, जबकि विद्यालय द्वारा समीक्षकों चिंतन तथा मनन को भी वांछित हो उसे प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है जी। हाँ पढ़े अफसर जी, कंटिन्यू करें। विषय वस्तु को प्रभावित स्थानीय प्रायोगिक एवं उपयुक्त उदाहरणों को शामिल करें। अन्वेषण तथा ज्ञान व सूचना के निर्माण में बच्चों का समर्थन करें। सूचना के उत्पादन
में सहभागिता योजना निर्माण, निगरानी एवं मूल्यांकन के माध्यम से स्थानीय शासन तथा स्कूलों में उनके लोकतंत्र के अभ्यास में बच्चों को समर्थन प्रदान करें। बच्चों द्वारा जिन अवरोधों का सामना किया जाता है उसके परिचय में सहभागिता करें। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मानदंडों के निर्धारण में सहभागिता करें तथा गांव को बच्चों के लिए एक अधिगम का वातावरण बनने में सक्षम बनाएं, जिसके एक विद्यालय के रूप में गांव की अवधारणा को असली किया जा सके। सर थोड़ा नीचे करिएगा। अच्छा, ये आपने पढ़ा ना? स्रोत NCS 2005, बकवाई 2013 का ये मानना था कि विद्यालय एवं समुदाय का रिश्ता एक दो तरफा सहजीवी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से विद्यालय एवं समुदाय एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि समुदाय एवं विद्यालय के लक्ष्यों का प्राप्त किया जा सके। इसलिए एक विद्यालय एक लघु समाज है जिसे प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए समुदाय के साथ अच्छे संबंधों की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ समुदाय को भी अपनी उत्तरजीविका एवं प्रगति के लिए विद्यालय की आवश्यकता होती है। मधुमेह 2004 ये मानते थे कि एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में विद्यालय का अर्थ है कि विद्यालय समाज का अभिन्न अंग है। वह इसमें यह भी जोड़ते हैं कि चूंकि विद्यालय समुदाय के होते हैं, विद्यालय तथा समुदाय के बीच मधुर संबंध समुदाय तथा बृहत्तर रूप से राष्ट्र के लिए अर्थपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की पूर्व शर्त है। सेंडकर 2008 ये मानते थे कि समुदाय अपनी संस्कृति एवं विचारों को संसार में प्रसारित करता है। समुदाय केवल विद्यालय के संपूर्ण प्रदर्शन में कुछ और जोड़ने का काम करता है। समुदाय की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय त्योहारों तथा अन्य अवसरों जैसे कि खेलकूद दिवस, सांस्कृतिक दिवस, विद्यालय के वार्षिक दिवस आदि पर माता पिता एवं समुदाय से गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। विद्यालय में अभिभावक, शिक्षक संघ, भूतपूर्व छात्र संघ आदि भी होते हैं जो विद्यालय तथा समुदाय के बीच के संबंधों एवं समन्वय को मजबूत बनाते हैं। समुदाय द्वारा विद्यालय की आधारभूत संरचना के विकास में भी योगदान दिया जा सकता है। उसी प्रकार से विद्यालय द्वारा समुदाय के कार्यों के लिए अपनी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जा सकती है। समुदाय से समाज के कमजोर के बच्चों की शिक्षा के लिए संसाधन एकत्र करने के लिए भी कहा जा सकता है। जी, एक शिक्षक के रूप में आप विश्वविद्यालय एवं घर के बीच के संबंध को किस प्रकार सुधार सकते हैं? सुझाव देना है। समुदाय किस प्रकार से विद्यालय की गतिविधियों से बेहतर तरीके से जुड़ सकता है? तो देखिए, समुदाय को जोड़ना, कम्युनिटी को जोड़ना विद्यालय से, तो हम स्कूल में जो भी फंक्शन बनाते हैं, समाज के लोग जो भी होते हैं ना, जो सीनियर लोग होते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति या बुजुर्ग मतलब जो अच्छे उस तरह के समाज के जो गणमान्य लोग होते हैं, उनको हम विद्यालय में बुलाते हैं, माता पिता को भी बुलाते हैं, पेरेंट्स, टीचर वगैरह। ठीक है। शिक्षा के विकर्ण के रूप में राज्य, इसको पढ़ना है जी। इसको कौन पढ़ेंगे? माधुरी जी आप पढ़ेंगे? माधुरी जी? यस सर। हाँ, आपने पढ़ना है। शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में राज्य IL केंद्रीय स्वरूप एवं केसेना 2009 में उद्दित परिभाषित करते हैं। राज्य एक संगठित राजनीति समुदाय है जिसमें सरकार को लोगों के द्वारा पहचान दी जाती है। राज्य भूमिका शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, सर्व अर्थव्यवस्था तथा अन्य सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों के संदर्भ में इसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास करने में है। विद्यालय व्यवस्था एक प्रमुख हितग्राही होने के कारण राज्य को बच्चों की शिक्षा से अलग नहीं रखा जा सकता।
विद्यालय प्रबंधन के वर्गीकरण में देश में शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए कार्य करने के लिए इसका स्थान सबसे ऊपर होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे जाति, संप्रदाय, धर्म, सामाजिक, आर्थिक आदि पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के शिक्षित सुविधाओं तक पहुंच सकें। इस प्रकार यह शैक्षिक अवसरों की समानता पक्षों के संदर्भ में इसके समानता के संवैधानिक प्रावधानों को बढ़ावा देता है। यह योजना निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन तथा शिक्षा के विभिन्न परियोजना के माध्यम से छात्रों को समर्थन उपलब्ध कराने के माध्यम से पूरी शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करता है। आइए हम बच्चों की शिक्षा में राज्य की भूमिका पर चर्चा करें। सर स्क्रॉल कर दो। बच्चों की शिक्षा में राज्य की भूमिका। एक लोकतांत्रिक एवं उदारवादी राज्य अपने नागरिकों के शिक्षा की जिम्मेदारी लेता है। शिक्षा के एक प्रमुख हितग्राही के रूप में सामान्यतः राज्य एवं विशिष्ट विद्यालय बच्चे की शिक्षा के लिए निम्नलिखित भूमिकाएं निभाते हैं। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रीकरण है। एक उदारवादी राज्य द्वारा पूरे देश में लागू किए जाने के लिए एक शिक्षा नीति के विकास की जिम्मेदारी ली जाती है। इसके लिए एनपीई को तो आप ही पढ़ के और आप ही वो कर दो, इसको डेमोन्स्ट्रेट एक बार। हाँ जी, हाँ जी बताएं। ये वाला जो आया है ना पॉइंट, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सूत्रीकरण, जी जी, एक बार आप ही पढ़ के इसको आप ही। हाँ चलिए, मैं भी करूंगा। एक बार कल शगुन जी को देते हैं उसका, ठीक है। उसके शगुन जी नहीं, दिव्या जी को बताया ना। किसको बताया मैंने? माधुरी जी बोला आपने। हाँ जी, दिव्या जी को बुलाया ना? यस सर, मुझे बोला माधुरी। अच्छा अच्छा, कौन सा टॉपिक बोला सर? एनईपी बोला मुझे तो। हाँ हाँ, एनईपी तो है ये हाँ। वाला एनईपी ही तो है। जी जी, सर पढ़ें। हाँ जी। जो इसे अंतिम रूप प्रदान करने से पहले मामले को देखने के लिए शिक्षा के विभिन्न हितग्राहियों से संपर्क करती है, संगठितों का आयोजन करती है। उसी प्रकार से राज्य राज्यों द्वारा समय समय पर शिक्षा के विभिन्न स्तरों जैसे कि विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षक, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा वृत्तिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन भी किया जाता है। उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 का गठन भारत में विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के बारे में सुझाव देने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तृत निर्देश प्रदान करती है, जिसमें सभी स्तरों पर शिक्षा शामिल है। 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था 10 वर्षों की माध्यमिक विद्यालय शिक्षा, 2 वर्षों की उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा तथा 3 वर्षों की स्नातक डिग्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा सुझाई गई थी तथा कालांतर में यह पूरे देश में लागू की गई। सर नीचे वाला स्क्रॉल कर दो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी के लिए राज्य द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की जाती है। शिक्षा की इन योजनाओं के माध्यम से विभिन्न हितग्राहियों को
शिक्षा के लाभ मिलते हैं। हमारे देश के शैक्षिक विकास के लिए लागू की गई शैक्षिक योजनाओं से कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं। योजना का नाम शिक्षा का अधिकार कानून 2009 1 अप्रैल 2010 से क्रियान्वित। मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के। जी इसको स्किप कर दें, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। यस सर, कर दो। ये ऊपर आया था ना 6 से राइट करना। यस सर। जी अब कौन पढ़ेंगे, कोई और पढ़े अब? जी ये अभी क्लास एंड करनी है, बता दीजिए। मुस्कान जी ठीक हो गए? मुस्कान जी पढ़ेंगे अब? यस सर। ठीक हो गए आप? यस सर, पढ़े। हाँ पढ़ना, अभी रुकिए, अभी देखते हैं कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, कम से कम शिक्षा की ऐसी 2 योजनाओं के नाम बताने हैं जो उद्देश्यों के विद्यार्थियों के साथ दिखे। विद्यालय के लिए प्रावधान शिक्षा, उसके बाद काफी बड़ा है शिक्षा के लिए अभिकरण के रूप में इससे ऊपर वाले यहाँ तक पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब इसको यहाँ 3.8 से कम कल करेंगे। ठीक है, इससे ऊपर का पढ़ लेते हैं। कहाँ से पढ़ना है? रुको, कहाँ तक पढ़ा था अभी? रुको तो, कहाँ तक पढ़ना है? यहाँ से पढ़ना है। हाँ, विद्यालयों के प्रावधान यहाँ से पढ़ना है। विद्यालय के लिए प्रावधान राज्य द्वारा विभिन्नता संशोधन के छात्रों के नजदीक विद्यार्थियों का प्रावधान बनाया जाता है। राष्ट्रीय का अधिकार कानून के अनुसार बच्चे का यह अधिकार है कि उसे 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क के रूप में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की परिदृश्य के एक विद्यालय होना चाहिए तथा निम्नलिखित एवं उचित प्राथमिक शिक्षाओं को क्रम 30.1 का छात्र शिक्षा अनुपात होना चाहिए। इसलिए राज्य की भूमिका यह है कि वह बच्चों को उनकी पहुंच के भीतर ही विद्यालय उपलब्ध कराएं। जी मुस्कान जी देखो, इसमें एक तो यह है कि 14 वर्ष तक की आयु को अनिवार्य अधिकार मिल गया। और बच्चे के जो भी है ना 1 किलोमीटर के अंदर ही अंदर प्राथमिक जो है ना, प्राइमरी जो होते हैं एजुकेशन, जो एक NKG वगैरह होता है, ठीक है, वो सब। और एक टीचर को ये नहीं कि 40 60 70 बच्चे क्लास में, नहीं, एक क्लास में अंदर कितना होना चाहिए? एक टीचर के ऊपर 30 स्टूडेंट होना चाहिए। 30 प्राथमिक और उच्चतम। उच्च देखो, प्राथमिक, निम्न, ये क्या होता है? दो ये क्या होता है? ये किसी को पता है? देखो प्राथमिक है ना, ये जो प्राथमिक है इसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो निम्न प्राथमिक, एक प्राइमरी, एक होता है उच्च प्राइमरी। ये हो सकता है नर्सरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। हाँ, तो यानी कि प्राइमरी के अंदर जो एजुकेशन है ना, वो एक तो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और एक जो फर्स्ट सेकंड क्लास है, चलो वहाँ पे 30, और जो थर्ड फोर्थ सेकंड क्लास होगी उसमें 35 के ऊपर एक स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है? ठीक है, नहीं लोअर, नहीं लोअर प्राइमरी में आते हैं। क्लास 1 से 5th तक के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो लोअर प्राइमरी में आएंगे। और जो अपर प्राइमरी में है वो क्लास नहीं, ये 1st से 5th तक है, वो प्राइमरी है। और जो 6 से 8 तक है वो अपर प्राइमरी वाले हो गए। अच्छा जी, ये ठीक है। तो वो दे रखा है, जो स्टूडेंट्स का रेशियो रहेगा एक क्लास के अंदर, वो 30 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे जी, ये है। अब आते हैं क्लास डिवीजन है ना, ये है लोअर प्राइमरी का 1st से 5th और अपर प्राइमरी का 6 से 8। हाँ जी, ओके जी। देखिए मुस्कान जी कितने मुस्कान जी आप कितने उसमें बीमार में भी पड़ रहे हो। ठीक, क्या दवाई नहीं ली अभी तक आपने? ले लेती, नहीं ली दवाई आपने? दवाई लो ठीक से। सर इसको आगे से मैं पढ़ूं, उसको व्यावसायिक शिक्षा केंद्र? हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ सकते हो तो पक्का पढ़ सकती हूँ, झेल लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, पढ़ो जी। जी ये व्यावसायिक शिक्षा केंद्र विद्यालयों के लिए प्रावधानों की तरह राज्य द्वारा ग्राम स्तर पर वयस्क अशिक्षित अधिगम, ये पता नहीं क्या अधिगम क्या लिखा है, ये वाला अधिकतम अधिक
अधिगमताओं को शिक्षित करने एवं उन्हें विभिन्न व्यवसायों में कुशल बनाने के लिए वयस्क शिक्षा केंद्र का प्रावधान किया जाता है। इसको एक्सप्लेन भी करना है या बस पढ़ना ही है? पढ़ना ही है अभी तो, बस ज्यादा एक्सप्लेन अच्छा। ही। हाँ, अच्छे से। ठीक है। विद्यालयों का वित्त यानी कि फाइनेंस राज्य द्वारा विद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों को उनके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसमें शिक्षकों के लिए वेतन, विद्यालयों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए कोष के साथ साथ विद्यालयों के दैनंदिन कार्यों के लिए पुनरावर्ती राशि शामिल है। सर स्क्रॉल कर दो ऊपर। शिक्षकों की नियुक्ति राज्य द्वारा सभी विद्यालयों में आवश्यकता एवं छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, राज्य द्वारा निम्न एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के क्रमश रेशो 30:1 F 35:1 का छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखना चाहिए। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 राज्य का उत्तरदायित्व केवल शिक्षकों की नियुक्ति करना ही नहीं बल्कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना भी है। पाठ्य पुस्तकों तथा अध्ययन सामग्रियों का प्रावधान राज्य द्वारा छात्रों को पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य अध्ययन सामग्री निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। हर राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SIRT है। SIRT के प्रमुख कार्यों में शामिल है विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एवं समय पर छात्रों को उनकी निशुल्क आपूर्ति कराना। छात्रवृत्ति का प्रावधान राज्य द्वारा निर्धन तथा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाता है। यह छात्रों को अध्ययन के लिए एक प्रकार का प्रोत्साहन है। विद्यालय स्तर पर प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान तथा छात्रवृत्तियों एवं प्रोत्साहनों के साथ उनके समर्थन के लिए NCERT द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह एक उदाहरण है कि कैसे राज्य विद्यालय स्तर पर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान करता है। विद्यालय समुदाय के बीच समन्वय राज्य विद्यालय एवं समुदाय के बीच समन्वय की भूमिका भी निभाता है जिससे कि उनका काम सुचारू रूप से चल सके। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति SMC के गठन का प्रावधान है। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य विद्यालय विकास योजना तैयार करना तथा इनके क्रियान्वयन का अवलोकन करना है जिसमें विद्यालय में आयोजित की जाने वाली गतिविधि की निगरानी शामिल है। विद्यालय इसके बाद तो आपने बोल दिया घर जाओ। ये क्वेश्चन है।